4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन निकाल लो जरा बुक में आप अपनी। देखो कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे सॉल्व करने के, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक फॉर्मूला वाला। जोन सा मेथड आपको ठीक लगे आप उससे करना। अगर पेपर में कुछ मेंशन है, वैसे तो आता नहीं है ऐसे कि कोई स्पेसिफिक कोई एक ही मेथड मेंशन है, ऐसा नहीं होता, कर किसी से भी सकते हैं आप। मैं जानबूझ के अच्छे वाले क्वेश्चन उठा लेता हूँ इसमें से। एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 4.2 और ये है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने तो बोल दिया बाय फैक्टराइजेशन। मैं दोनों तरीके बताता हूँ आपको इसके, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे आप। जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, वो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 5√2 इंटू √2। भाई √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 5 इंटू 2 क्या बन गया 10। बट यहाँ पर मैं साइन के साथ सोच लेता हूँ उसे, प्लस का 10। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब आप एक चीज समझो, बीच में मिडिल टर्म कौन सी है 7। इस 7 को इस तरीके से तोड़ना है हमें कि भाई अगर ऐड करूं तो क्या आए 7, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए 10, नहीं प्लस का 10। क्या आए प्लस का 10। सबसे सिंपल जो तरीका होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया है आप उसका क्या कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको देखो खुद ही दिख जाएंगे इसमें दो नंबर 5 और 2, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 7, और ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करने पे तो क्या ही आएगा 10। मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया √2x² प्लस में 5 प्लस 2 इंटू एक्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसको डायरेक्टली लिख देते 5x प्लस 2x, वो भी ठीक है, बट मैं जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे ध्यान देता हूं, इसके साइन पे भी ध्यान नहीं देता मैं। यहीं से मैंने क्रॉस चेक कर लिया 5 प्लस 2 कितना आ रहा है 7, 5 इंटू 2 कितना आ रहा है 10। ठीक है जी। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। कोई प्रॉब्लम? बेटा पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है पहले दो में, तो यहां से x बाहर निकाला, √2 एज इट इज रह गया, एक x बाहर आ गया है? अरे यहां समझ ले तू, बेटा पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया ना, √2x प्लस 5। ध्यान से समझता रहे भाई, ध्यान से समझता रहे, डर मत। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √2 है। क्या आपको ये बात पता है इस 2 को मैं क्या मान सकता हूँ √2 इंटू √2 सोच सकता हूँ ना मैं। हर 2 के अंदर √2 तो छुपा ही हुआ है भाई, तो एक √2 इसके अंदर और एक √2 यहाँ पे, क्या कॉमन ले लिया हमने √2। भाई 2 में से √2 बाहर निकाला तो √2x एज इट इज रह गया, ये √2 बाहर, क्या बचा 5। हाँ बेटा ठीक है आवेश, √2x प्लस 5, मुझे पता है तू क्यों कर रहा है सब। ठीक है, यहाँ तक फैक्टराइज हो गया। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो और एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो, क्या आ गया √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से वैल्यू क्या आई -5, x की वैल्यू क्या आई -5/√2। चाहो तो इसको आप रेशनलाइज कर देना, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -√2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये कौन सा तरीका है, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है, सिंपल एकदम। कोई प्रॉब्लम? अगर अब कई बार ना ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, बट बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब जैसे यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कई सारे बच्चों को कि किसी का दिमाग चले ना चले कि सर आपको तो पता लग गया कि 2 में से √2 बाहर आ गया, पेपर में ना हो इस टाइप से कुछ, तो ऐसे में फिर हम क्या सोच सकते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से करके देखते हैं एक बार। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। बेटा a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कल वाली क्लास में बात करी थी हमने, b की वैल्यू, c की वैल्यू। फिर फॉर्मूला मेथड में हम एक चीज निकालते थे सबसे पहले, क्या था वो d डिस्क्रिमिनेंट। क्या फॉर्मूला था उसका b² माइनस 4ac। d निकालेंगे आप b² माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू पुट करो। 7 का स्क्वायर 49। भाई इस चीज को बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना आप लोग, 4 5 जा 20 रख लो दिमाग में,
रूट टू इंटू रूट टू, टू, 20 इंटू टू 40, 49 माइनस 40, डी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 9 आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि जो दो रूट निकलते हैं उनके भी फॉर्मूले याद करे थे हमने कल। क्या फॉर्मूला बनेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है, और एक फॉर्मूला आएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है। क्रॉस चेक कर लेते, क्रॉस चेक क्या करना है, वैल्यूज पुट करो। b की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में रूट 9, a की वैल्यू कितनी है रूट 2 माइनस 7 प्लस 3, ठीक है जी, बोलिए कितना आ गया अपॉन में 2 रूट 2, कितना बनाइए माइनस 4 बाय 2 रूट 2, इस 2 से कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 बाय रूट 2, माइनस 2 बाय रूट 2। इस 2 के अंदर एक रूट 2 छुपा हुआ है ना, तो ये रूट 2 से उसमें से कट जाएगा, आंसर क्या आ गया मेरा माइनस रूट 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस वाले को आप सोल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर तो माइनस 7 ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा 2 रूट 2, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10, माइनस 10 बाय 2 रूट 2, एक 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस 5 बाय रूट 2, ये दोनों आंसर आ जाएंगे माइनस 5 बाय रूट 2 और माइनस 2, ठीक है जी, नोट कर लो। सबसे सिंपल तरीका इसमें क्या है, आप एलसीएम ले लो, ठीक है, सबसे सिंपल यही है, आप इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है तो सबके नीचे 1 सोच सकता हूँ मैं, 8, 1 से 8 को डिवाइड करो, 8, 8 ऊपर मल्टीप्लाई करा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा ना, तो आपका जो पॉलिनोमियल है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसमें कन्वर्ट होगा। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से समझना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और लास्ट को 16 मत बोलो, प्लस का 16, प्लस का 16, सिर्फ और सिर्फ आप इस नंबर पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ इस पे, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप फॉर द टाइमिंग सिर्फ इस नंबर पे ध्यान दो, साइन पे ध्यान मत दो, ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। आप सिर्फ इस नंबर को 8 को अपने दिमाग में तोड़ो इस तरीके से कि ऐड करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 16 आए, प्लस का 16, क्या 4 प्लस 4 ना, तो बस अब आप क्या करोगे 16x स्क्वायर, ये माइनस लिखा है लिखा रहने दो, मैंने तो सिर्फ किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर काम करना है 8 के ऊपर। कई बार बच्चों की माइनस की बहुत गलती होती है यहाँ पर, तो उससे बचने का सबसे बेस्ट इलाज यही है। अब देख लो, आप क्रॉस चेक कर लो, 4 प्लस 4 8 आ रहा है ना, ये आगे का माइनस था, ये तो एज इट इज रख रखा है, आगे यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को देख रहा हूँ और क्रॉस चेक कर रहा हूँ। 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, 4 इंटू 4 16 प्लस का आ रहा है या कैसा आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है ना, एकदम ठीक है। अब आप इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, दोनों में क्या कॉमन है पहले दो में 4x, 4x माइनस 1, भाई यहाँ पर तो 4x माइनस 1 है, यहाँ पर बचा माइनस 4x और प्लस 1, साइन उल्टे आ रहे हैं ना, जब भी साइन उल्टे आ जाए तो आप माइनस कॉमन ले लो, साइन क्या हो गए सही हो गए, अब जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, दोनों में से क्या कॉमन ले लूं 4x माइनस 1, तो इधर से भी क्या बचा भाई 4x माइनस 1 लिया ना कॉमन, ये ब्रैकेट बाहर आई तो इधर से 4x बचा और इधर से माइनस 1, 4x माइनस 1, एक बार आप 4x माइनस 1 को 0 रखो और दूसरी बार भी 4x माइनस 1 को 0, x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4, यही आंसर है हमारा, दोनों रूट इधर के आ गए सेम आ गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर था हमारे पास 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट करो। कर दो रब, बेटा बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ो आप बुक में,
क्वेश्चन नंबर 2 तो एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ दे रखा है, उसको पढ़े रहने दो अभी। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखो इस स्टेटमेंट को अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखना चाहूँ छोटे से छोटा करके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 3। सम ऑफ टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, कितना सम है दोनों का 27, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया कि आप बताओ कि ये दोनों नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, बोलो भव्यांश, अगर एक दो नंबर्स का सम 50 है, दो नंबर्स का सम 50 है, एक नंबर अगर मैंने 30 मान लिया तो दूसरा कितना आया 30 बहुत बढ़िया बेटा, तू आगे जाएगा, आप तो पक्का बॉम्बे जा सकते हो। नंबर बोलना 20। अब अगर आपने सपोज मैं बोल दूं कि मैंने कोई दो नंबर्स का सम मान लिया 90, एक नंबर ले लिया मैंने 50, तो दूसरा नंबर कितना, आप क्या कर रहे हो 90 में से माइनस कर रहे हो ना पहले नंबर को, बोलो। तो अगर अब हमारे पास दो नंबर्स का सम कितना है 27, लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर बी x, तो देयरफॉर सेकंड नंबर कितना आएगा हमारे पास, सेकंड नंबर इज कितना आएगा 27 माइनस एक्स। जो सबसे ज्यादा गलती बच्चे कर देते हैं इसमें, वो क्या कर देते हैं, वो x माइनस 27 कर देते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आई, बोलो। और अगर किसी भाई बंधु को इसमें भी समस्या है तो आप पहले नंबर को क्या मान लो x और दूसरे नंबर को क्या मान लो y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल 27 और x इंटू वाई किसके इक्वल 182। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, क्या आई 27 माइनस एक्स, उसको उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, बात अभी भी वही है, बस इसमें काम थोड़ा सा बढ़ गया, उसमें काम नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182। इन दोनों को बेटा उधर भेज दो। जनरली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, x के कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट को जनरली हम क्या बना लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव से भी हो जाएगा बट हम पॉजिटिव बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीजें उधर गई तो ये माइनस वाली प्लस हो गई, ये प्लस वाली क्या हो गई माइनस। इसकी हम क्या कर देंगे मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे। समझ में आई नहीं आई, मिडल टर्म इसकी आपकी -14 और -13 ये हो जाएंगी, -14x -13x। देख लो आप 13 इंटू 14 कर लो, 14 42 का 2 5 लग गया 4, हाँ ठीक है 182 आ जाएगा। अगर इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर दूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 14 प्लस 13, ऐसे होगा ये मिडल टर्म स्प्लिट। समझ में आई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था प्लस का 182, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 27 हो गया, एक वेरीफाई हो गया। 14 इंटू 13 प्लस का ही तो आएगा, क्यों क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं प्लस के ही हैं। तो अब अगर इनको सोल्व करूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x, पहले दो में क्या कॉमन आया बेटा x, क्या बचा x माइनस 14, भाई इधर से क्या कॉमन आया माइनस का 13, तो इधर बचा x और इधर बचा माइनस का 14, क्योंकि 182 किस किस का प्रोडक्ट है 13 इंटू 14 है ना, अगर 13 बाहर निकाल दिया तो अंदर ये तो बचेगा x माइनस 14 और x माइनस 13, क्या आ गया x माइनस 14 को 0 रखो, x माइनस 13 को 0 रखो, x कितना आया 14 और x कितना आया 13। तो देयरफॉर अदर नंबर इज y था तो कितना आ जाएगा वो 13 और इधर y कितना आ जाएगा 14। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, प्लीज नोट इट डाउन। नहीं आई, दो कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक को क्या मान लूंगा और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और दोनों के स्क्वायर का सम क्या दे दिया 365। बन जाएगी इक्वेशन आपसे या नहीं, ठीक है सिंपल आप कर देंगे इसको, बड़ा सिंपल है। इक्वेशन मैं बनवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4th। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के अंदर एक के बाद एक, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे। तो अगर एक नंबर x माना है तो उसके बाद क्या आएगा x प्लस 1,
तो लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है इसने, क्या बोला है, इंटीजर्स बोला है, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, और वो भी पॉजिटिव। तो बेटा ये चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है, फिर जो नेगेटिव वाला आंसर आएगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लेट द पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो इन दोनों का क्या करो, स्क्वायर, और फिर उन दोनों का क्या कर दो, सम, और वो किसके इक्वल है, 365। समझ में आई बात आपको या नहीं? ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर इधर क्या ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x प्लस का 1, ये 365, यहाँ क्या क्या होगा माइनस, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है सब में से, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का, ये कितना बन रहा है बेटा 182। देखो क्या ये ऐसी ऐसी इक्वेशन पहले नहीं बनी थी, अभी पहले नहीं बनी थी इक्वेशन ऐसी ऐसी, मिडिल टर्म क्या स्प्लिट करी थी, 13 और 14 करी थी। यहाँ पे x के साथ क्या है 1 है ना, प्लस है, x के साथ प्लस है, बट इसका कोफिशिएंट क्या हो गया x का 1, तो उस 1 को तोड़ के कैसे लिख दूंगा मैं, देखो x का स्क्वायर, तो इस 1 को मैंने लिख दिया 14 माइनस 13। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 14 माइनस 13 1 ही तो आ रहा है, माइनस 1 तो नहीं आ रहा ना, और 14 इंटू माइनस 13 माइनस का 182, हो गया काम हमारा। इसके बाद का काम आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, नोट करो जल्दी से जल्दी, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कर दो ना अब इसे, नेगेटिव वाला जो आएगा उसको छोड़ देना। आ रहा भाई समझ में? अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। देखो राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये राइट ट्राइंगल बना दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। ऑल्टीट्यूड कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। मैंने बेस को क्या लेट कर लिया, x, तो ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, और हो गया, दो साइड आ गई, तीसरी साइड उसने आपको दे रखी है खुद ही। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर, तो बेटा आप इधर लिख दोगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर इट्स ऑल्टीट्यूड क्या बनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज क्या दे रखी है आपको, बोलो 13 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, बेटा कोई बच्चा ऐसा जिसको पीजीटी ना आती हो लगानी, सबको आती है पीजीटी लगानी। सिंपल सा रूल रहता है पीजीटी का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो 90 के अपोजिट होती है, और जो दो साइड मिलकर 90 बनाए। 90 कौन से पॉइंट पे बना रखा है, बी पे, कौन सी साइड है, बीसी और ए बी। इन दोनों में से किसी भी एक को आप परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वैल्यूज पुट कर दो। क्या था, बेस को मैंने x मान रखा है, तो इसके हिसाब से चलो तो ये x स्क्वायर, ये x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, 13 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर कर दूं मैं, इसको ओपन कर देता हूँ, x स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या ओपन होगा 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 यहाँ पर था, इस 169 को यहाँ लाके क्या कर दिया माइनस,
2x² माइनस 14x माइनस का 120, 2 कॉमन ले लो थ्रू आउट, तो x² माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? माइनस का 60, माइनस का 60। तो इस 7 को स्प्लिट करना है बस, 7 को सोचना जरा, ठीक है, 12 और 5, 12 माइनस 5, सिर्फ इस 7 के ऊपर ध्यान देना है बेटा। पता है असल में गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बता ही दूं तुम्हें। सपोज इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तुम शायद ना करो गलती, बट बहुत बच्चे कर देते हैं, पर ध्यान तो में रखना ही पड़ेगा। मिडिल टर्म बहुत सारे बच्चे ना ये स्प्लिट कर देंगे ऐसे, जैसे आ गया माइनस का 7x, इसको लिख देंगे प्लस का 12x और माइनस का 5x, ऐसे लिख देंगे। बट ये माइनस वाला क्या आएगा, ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। दोनों को ऐड कर लो, माइनस का 7x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 और 5 माइनस का 60। क्लियर है? नोट कर लो। माइनस तो आएगा ही नहीं बेटा, जब आपने एक 13 ले लिया तो दूसरा 14 ही तो आएगा भाई। दोनों नंबर्स का सम पिछले क्वेश्चन में क्या था? 27। आपका एक 13 आ गया ना, तो ये 13 उधर जाके 14 ही तो आएगा भाई। माइनस वाला मत लेना, उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। आज एब्सेंट कौन है? प्रसंग तो गया ना, गया आगे समझ में? 5, 12, 13 यही आएंगे। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अरे लाली जलाई से, हाँ जा। 6th क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सारे टीचर्स का ये फेवरेट है ये ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है। देखो जरा, चलो इससे पहले ना एक नॉर्मल सी थोड़ी सी कॉमन सेंस टाइप बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन तो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कोई भी फैक्ट्री है भाई, कोई भी फैक्ट्री सोच लिया हमने अपने मन में, कोई फैक्ट्री है जो पेन बना रही है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि वो भाई 1000 पेन बना रही है, ठीक है, एक दिन में। और एक पेन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट दे दी एक पेन की ₹10 मान ली मैंने। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? कितनी हो गई? 10,000। तो अगर आप सिंपल अपने ही दिमाग में एक फॉर्मूला बनाओ, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है? क्वांटिटी इनटू कॉस्ट। और कॉस्ट भी कैसी? कॉस्ट पर आर्टिकल। अरे समझ में आया भाई? ये कॉस्ट एक पेन की तो कॉस्ट है ना ये, तो टोटल क्वांटिटी जो भी जितने भी हम पेन बना रहे हैं वो, और इनटू में एक पेन की कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रॉब्लम, अब आप आगे देखो जरा। अगर ये क्वेश्चन पढ़ूं मैं, अ कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। कोई पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है वो, ठीक है ना, वो मिट्टी के बर्तन टाइप्स कुछ भी बना रही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल। बात तो यही है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैथ्स के अंदर ना इज, वॉज, इन सब का मतलब होता है इक्वल टू, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, तो मोर देन का मतलब क्या होता है? प्लस 3 मोर देन क्या? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक इस स्टेटमेंट में चेंज कर लिया। समझ में आ गई बात? सारा का सारा काम हो गया हमारा।
आप खुद बताओ किसको लेट करना ज्यादा इजी है मेरे लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेट करूं या टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट कर लो, कितना x, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ जाएगी 3 प्लस 2x। तो लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना 3 प्लस 2x। कोई प्रॉब्लम? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने दे रखे 90, बोलो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹90। अभी हम लोगों ने बात करी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, जितने आर्टिकल बना रहा हूं वो मल्टीप्लाई बाय एक आर्टिकल की कॉस्ट, ये तो था सिंपल सा लॉजिक। तो टोटल आर्टिकल कितने बना रहा हूं x, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 3 प्लस 2x, कितने के इक्वल 90। x को अंदर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 180। अब आप एक चीज समझो, माइनस का 180 तो आएगा, बट 180 के ही मुझे क्या करने पड़ेंगे अपने दिमाग में, प्राइम वेक्टर। 2 से इसको कट करो 90, फिर 2 से करो 45, फिर 3 से करो कितना आ गया ये 15। कोई प्रॉब्लम? फिर कितने से करोगे 3 से, फिर 5 आ गया, फिर 5। अब आपको ना इन्हीं में से थोड़ी पेयरिंग करके देखनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका रिजल्ट क्या आ जाए, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 3, और मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे उसी के ही फैक्टर हैं। ध्यान से देखना, 5 3 जा 15, और ये 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12। तो 15 और 12 को अगर मैं माइनस करूं अपने दिमाग में क्या आ रहा है, उधर भी क्या है 3, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90। पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है x, 2x प्लस 15। बोलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 12 और 90 में से। ये एक तरीके से कॉमन जो मैं लेता हूँ ना यहाँ पे, ये मैं HCF लेता हूँ। कॉमन जब भी लेता हूँ तो एक तरीके का HCF होता है। -6 कॉमन लिया तो 2x और प्लस का 15। टेबल याद कर लेना जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है। 2x प्लस 15 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 6 माइनस का 6, दोनों को 0 के इक्वल पुट करा, यहाँ से x की वैल्यू आई -15/2, यहाँ से x की वैल्यू आई 6। कौन सा लेंगे हम भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, जो नंबर अगर मैंने लेट करा है तो नंबर तो मेरे पास इसी फॉर्म में आएंगे ना, x = 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x = 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आई वो 3 प्लस 2x, 3 इंटू में 2 इंटू 6 कितना आ गई भैया ₹15। ओके देख, अगर देखो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीजें आपके दिमाग में। टेबल जितने अच्छे से याद होंगे उतने से। और अगर बताई दिया आपको तरीका, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई प्रॉब्लम है फॉर्मूला मेथड से कर दो, ठीक है। चले आगे। देखो शायद ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी हमारे पास अगर मेरे पास रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है, तो मैं इस चीज को क्या बोलता हूँ कि ये अनरियल है। अगर ऐसा कहीं पर रूट के अंदर ही आ गया ना, तो एक ऐसा नंबर बोल देंगे हम इनको अनरियल रूट्स बोल देंगे, जहाँ पर भी हमारे पास ये आया। क्योंकि ये नॉर्मली ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना कि भाई किसी का स्क्वायर क्या आ जाए नेगेटिव। हमने तो यही पढ़ा है ना हमेशा कि स्क्वायर हर एक चीज का क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा।
इस x के अंदर चाहे आप कोई भी माइनस वैल्यू रख लो, वो बाहर क्या आएगी निकल के, पॉजिटिव आएगी, बट बाहर क्या आ गया, नेगेटिव। तो जहां पर भी हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए तो हम उस वाली कंडीशन को सोच लेते हैं कि एक इमेजिनरी कंडीशन है, या हम बोलते हैं कि रियल नहीं है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा बता दिया, अनरियल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर रूट का ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इसके ये चक्कर क्यों पड़ गया रूट के अंदर, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले के अंदर हमारा डी आ रहा है या नहीं रूट के अंदर, आ रहा है ना। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। रूट के अंदर कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। तो वो हम उस रूट को क्या बोल देंगे कि दीज रूट्स आर अनरियल, दीज रूट्स आर अनरियल। समझ में आ गई आपको बात मेरी? तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है नेचर ऑफ रूट्स वाला, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये दो फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखना, अब इसके हिसाब से आप कुछ चीजें समझना और मैं आपको समझाता हूं, उनको ध्यान से देखना। पहला जो केस है नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से अगर हम चलें, नेचर ऑफ रूट्स, पहला केस मैंने ले लिया व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब है d एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव समझ गए आप, +2 +2.3 कुछ भी है, बस वो प्लस का है। समझ में आ गई? अगर कोई भी नंबर अब मैं यहाँ पे प्लस का पुट कर दूं, तो आप एक चीज देखना, सपोज -b प्लस √7 रख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर आ गया -b माइनस का √7/2 है। क्या ये दोनों रूट मेरे पास सेम आएंगे? देखो -b कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस चीज से पड़ रहा है, यहाँ पर √7 क्या हो रहा है, प्लस, और यहाँ पर √7 क्या हो रहा है, माइनस। तो ये दोनों चीजें सेम आएंगी निकल के या अलग अलग, अलग अलग आएंगे ना। तो यहाँ पर जब भी मेरा, एक मुझे दिमाग में रखनी है बात, when d is greater than 0 then roots are real। भाई रियल है, रियल है क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। समझ में आ गया, क्लियर है? कई जगह वो ये वर्ड लिख देता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या लिख देता है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का भी मतलब होता है अलग अलग। अगली कंडीशन ध्यान से समझना, व्हेन d इज इक्वल्स टू 0। भाई बहुत बार ऐसा हो जाता है कि d क्या आ जाए, 0। अगर मैंने d को 0 ही पुट कर दिया तो x की वैल्यू दोनों जगह सेम आएगी या अलग अलग, सेम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस बन जाता है मेरे पास, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको ये बोल देगा व्हेन d इक्वल टू 0, अगर d 0 है तो क्या है, रूट्स आर इक्वल। फिर इसका उल्टा अगर मैं बोल दूं व्हेन रूट्स आर इक्वल देन d इक्वल्स टू 0। अरे समझ में आ रही है बात, क्लियर है या नहीं है? व्हेन d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो है ही, ठीक है। अनरियल वाली कंडीशन सिर्फ वहां बनती है जहां पर d क्या हो जाए, माइनस। थर्ड केस व्हेन d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर अनरियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। बेटा अनरियल का मतलब इमेजिनरी है, अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि भाई सारा का सारा खेल इस d के ऊपर डिपेंड हो गया ना। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही तो दे रहा है, भले ही रूट में दे रहा हो, पॉजिटिव नंबर है ना। वो पॉजिटिव नंबर एक बार ऐड कर रहे हो, एक बार माइनस, ऑब्वियस बात है। अगर एक बार ऐड कर रहे हो किसी जगह और एक बार माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट अलग अलग ही तो आएगा। तो दोनों रूट अलग अलग हो गए, रियल एंड अनइक्वल। अगर d 0 है तो यार ये तो 0 ही हो गया d, तो लो इसको हटा दिया यहाँ से। क्या दोनों रूट सेम शक्ल के नहीं बन गए अब? तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, व्हेन d इक्वल्स टू 0 रूट्स आर रियल एंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा। आपके इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे बोल देगा वो कुछ भी। फिर आ गया थर्ड वाला, अगर मेरा कहीं पर ये आ गया d कैसा आ गया, नेगेटिव, तो हम क्वेश्चन को वहीं के वहीं छोड़ देंगे। अभी तक के हमारे सिलेबस में यही है, अगर d कहीं पर 0 आ जाएगा तो आप लिख देंगे एज d इज लेस देन 0, ठीक है, देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स, और क्वेश्चन वहीं पर खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है।
कल एक एक्सरसाइज है उसको कल निपटा लेंगे। हाँ ये तो लिखना ही है भाई।